स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज के वीडियो में हम एनालिसिस एंड सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे हमारे टेस्ट सीरीज नंबर 10 की, जो बेसिकली एक्ट एंड रूल की है। इस टेस्ट सीरीज में हमने CMBR से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। CMBR मतलब सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989। और यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर से भी थे। वो स्पेशली मैंने दिया था इसलिए इंटेंशनली कि आप लोग जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर को रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पता चले, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग बार बार CMBR में अमेंडमेंट की बात करते हैं, इसीलिए मैंने वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं CMBR में, वो मैं जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर कह लें, जनरल स्टैट्यूटरी रूल जो भी आते हैं गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन, वो हम वहाँ से कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग भी उसको कर रहे होंगे। क्योंकि होली का एक दिन का हॉलीडे हो गया था, इसलिए ये सोल्यूशन एक दिन पहले आना चाहिए था, एक दिन का डिले हो गया है। और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी होली को खूब इंजॉय किया होगा। और अब एंजॉयमेंट के बाद, चूँकि अब एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप प्रिपरेशन में लग गए होंगे। क्यों ज़रूरी है प्रिपरेशन भैया? एक चीज़ तो यही समझ लो कि जिसके साथ आपने इस बार होली खेला है, होली खेल के स्पेशल फील किया होगा, अगर अगली बार भी आप चाहते हो कि आपके साथ वही ट्रीटमेंट हो, तो नौकरी चाहिए। नौकरी नहीं मिलेगा तो अगली बार आपको होली खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे कुछ वो नाम हैं जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे भी अच्छा करते रहेंगे। बार बार मैं यही कहता हूँ। खैर, उम्मीद है कि आप लोगों ने इस बार अच्छा किया है, अगली बार भी करेंगे और एग्ज़ाम तक करते रहेंगे। और ये कुछ BPSC के कैंडिडेट हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, इनसे भी वही उम्मीदें हैं कि आगे तक करते रहेंगे। यहाँ पे 2 लोग हैं, ये लोगों ने लेट टेस्ट सबमिट किया था और उम्मीद है कि जो क्वेश्चन आप लोगों ने ग्रुप में डिस्कस किया है उसका फ़ायदा इन लोगों ने नहीं उठाया होगा। यहाँ पे कुछ गर्ल्स कैंडिडेट हैं जिन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है, तो आपसे भी यही उम्मीदें हैं कि आप भी आगे तक करते रहिए। चलिए, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी PDF, जो भी लेक्चर्स मैं बनाता हूँ उसकी PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये ग्रुप है जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। अब वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक्स की। यहाँ पे कुछ स्टैटिक्स है, आप देख सकते हो क्या एवरेज मार्किंग है, बट मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ हर बार, इस बार भी दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी बेसिकली रैंक क्या है। नीचे ये दिखाते हैं नंबर ऑफ काउंट, मतलब पर्टिकुलरली ऊपर जो दिखा रहे हैं ये मार्क्स है, नीचे दिखा रहे हैं कि इस मार्क्स पे कितने लोग हैं। नेगेटिव मार्किंग हम कंसीडर करते नहीं हैं, आप अपने हिसाब से नेगेटिव मार्किंग कंसीडर कर लेना कि आपने कितने गलत किए हैं, और इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। और डेफिनेटली लास्ट वाली जो एनालिसिस हम करते हैं वो तो करते ही हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया नहीं है, पता नहीं क्यों जल्दी से सबमिट करने का रहता है, या फिर ये टेस्ट बिना प्रिपरेशन के दे रहे हैं, क्या रीज़न है, डोंट नो। कितने लोग किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको बेसिकली इस चार्ट से पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा ये जरूरी है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ। GPSC के टोटल कैंडिडेट हैं यहाँ पे 420, BPSC के 37, UPPSC के 5, अदर के 3 और अदर RTO एग्जाम के 6 कैंडिडेट हैं। कुछ इस तरीके से ये स्टैटिक्स है। जेंडर के स्टैटिक्स बात करें तो 5 गर्ल्स हैं यहाँ पे, बाकी जितने भी हैं सारे मेल कैंडिडेट हैं। ये दिखाता है कि आप मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल से बिलोंग करते हो। कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ओपन के 143 लोग हैं, अगर हम EWS की बात करें तो 74 लोग हैं, अगर OBC की बात करें तो 184 हैं, और अगर हम ST कैटेगरी की बात करें तो 36 हैं। SC कैटेगरी के यहाँ पे जो जिन लोगों ने टेस्ट अपीयर किया था उनकी हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। और ये चार्ट है बेसिकली मेरे हिसाब से जो कैटेगराइजेशन हो सकता है, तो ये मेरे हिसाब से अगर जिन्होंने 43 से लेकर 50 तक स्कोर किया है, दे आर इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस। और ये एक्सेलेंट की आपकी कैटेगरी है 40 to 42, इसी तरीके से ये वेरी गुड। तो एटलीस्ट आपको इन सब रेंज में तो आना ही है। इससे अगर पीछे आप आ रहे हैं तो आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पे गलती करना है, और ज़रूर करिए। क्रिटिकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी है। मेरी दीजिए, किसी और के दीजिए, बार बार दीजिए, कई सारे टेस्ट सीरीज दीजिए, जितना दे सकते हैं उतना टेस्ट सीरीज दीजिए, और देखिए कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, उस गलती पे वर्क करिए। वर्क करके उस गलती को ऐसे आपको इम्प्रूव करना है कि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो। जो चीज़ें चार्ट में मेंशन है वही यहाँ पे टेबल में मेंशन है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर से है। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे डिस्कस करता हूँ। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी न्यूज़ रिलेटेड मोटर व्हीकल, वो जरूर देख लें आप। उसके साथ साथ जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर की एक अलग से प्लेलिस्ट है, वो भी आपको देखने हैं। ये दोनों प्लेलिस्ट आपको देखते रहना है। जो भी इससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड अपडेट्स आते हैं, मैं उन दोनों प्लेलिस्ट में ऐड करते रहता हूँ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रीन टैक्स। ग्रीन टैक्स सरकार के प्रपोज टैक्स है, चूंकि न्यूज़ में रहने वाला है तो चांसेज हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिक्योरिटी के साथ पूछा जाएगा ऐसा हम नहीं कह सकते, बट चांसेज है। जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं उसके बारे में आपको पता रहना ही चाहिए। कहाँ पे लगाए जाएंगे या कब लगाए जाएंगे, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन आपको दे दिया था ऑल, बट वो ऑप्शन गलत था, गलती से टिक हो गया होगा या मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। ये यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका बी, रिन्यू ऑफ द
व्हीकल रजिस्ट्रेशन। कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट होगा कि री रजिस्ट्रेशन के केस में नहीं लगेगा क्या। देखिए री रजिस्ट्रेशन कई सारे केस में हो सकता है। सपोज कर लीजिए आपकी व्हीकल किसी के नाम से रजिस्टर्ड है, आप दूसरे स्टेट में चले गए, वहाँ पे आपने व्हीकल की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी तो वो अगेन रजिस्टर कराएगा। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप ही दूसरे स्टेट में चले गए तो आपके नाम से फिर से इसको वहाँ पे टैक्स भर के री रजिस्ट्रेशन किया जाएगा वहाँ के स्टेट पे, क्योंकि आपको पता है कि व्हीकल एक स्टेट में रजिस्टर्ड है, दूसरे स्टेट में आप 1 ईयर से ज़्यादा नहीं रह सकते। हालांकि लोग रहते हैं, बट अगर हम लीगल केस की बात करें तो वहाँ पे भी री रजिस्ट्रेशन होता है, तो वहाँ पे आपको ग्रीन टैक्स फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन टैक्स आपको तभी भरना होगा जब आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन ओवर हो जाए और आप उसको रिन्यू कराने जा रहे हो। क्या कराने जा रहे हो? रिन्यू कराने जा रहे हो, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में कुछ भी ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा बी। जब मैं सेकंड क्वेश्चन फ्रेम कर रहा था, इस समय मेरे दिमाग में स्क्रैपेज पॉलिसी चल रही थी। स्क्रैपेज पॉलिसी का जो जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर है वो आ चुका है, तो यहाँ पे मैं उसके हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा है, बट यहाँ पे वो मेंशन नहीं किया। दैट इज़ माय मिस्टेक, मेंशन होना चाहिए था। अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर होता, यहाँ पे अगर मेंशन होता कि जो हम व्हीकल की वैलिडिटी की बात करें दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द प्रपोज्ड स्क्रैपेज पॉलिसी, तब यहाँ पे 20 ईयर करेक्ट होता। बट अभी के लिए आप इसको चेंज कर लेना, ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। और आप ध्यान रखना कि जो स्क्रैपेज पॉलिसी है उसमें प्रपोज किया गया है कि जो प्राइवेट व्हीकल होंगी उनकी वैलिडिटी होगी 20 ईयर्स की, और जो आपकी ट्रांसपोर्ट व्हीकल होंगी उनकी वैलिडिटी किया गया है 15 ईयर्स की। तो ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मे भी चांसेज हैं कि आगे आपसे पूछा जाएगा। हालांकि अभी के क्वेश्चन के लिए ये आंसर सही नहीं है, बट आप क्वेश्चन को चेंज कर लेना। जब भी मैं PDF शेयर करूँगा यहाँ पे आप चेंज कर देना। मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि आप कहोगे कि सर बाद में आपने चेंज कर दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। ये हालांकि क्वेश्चन मैंने कई बार पूछा है, बट इंपॉर्टेंट है। देखो जो नए चेंजेज हो रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी वर्डिंग है उसको आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना है, और उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो भी पढ़ना है, उससे रिलेटेड जो सेक्शंस हैं वो भी पढ़ना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चांसेज है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फिटनेस सर्टिफिकेट से रिलेटेड इसीलिए मैं क्वेश्चन बार बार आप लोगों को देते रहता हूँ, चाहे जो भी टेस्ट हो उससे रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको डिस्कस करते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी व्हीकल 8 ईयर से कम की है तो 2 ईयर की वैलिडिटी होगी। यहाँ पे ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल की, ठीक है, प्राइवेट व्हीकल की बात नहीं कर रहे हैं। और अगर आपकी व्हीकल 8 ईयर से ज़्यादा की हो गई है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आपके फिटनेस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होगी 1 ईयर। काफ़ी सारे लोगों ने सही भी किया है इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ट्रेलर द वर्ड NP। ये अगेन ये जो क्वेश्चन है ना आपका जनरल स्टैट्यूटरी रूल से है, इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप लोग भी उसको देख लेना। जो आपका बेसिकली रूल है CMBR की मैं बात कर रहा हूँ, CMBR का रूल जो 90 है, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एडिशनल कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए जिनके पास नेशनल परमिट है। तो वहाँ पे कुछ टर्म्स ऐड कर दिए गए हैं। वहाँ पे जो टर्म्स ऐड किए गए हैं ये उनसे बेसिकली जिसको हमने जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर में डिस्कस किया है कि क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, तो इसको आप पढ़ लेना। तो वहाँ पे बेसिकली NP जो होगा आपका स्क्रिप्टेड होना चाहिए रेयर एंड लेफ्ट साइड में। हम ट्रेलर की बात कर रहे हैं, ट्रेलर मतलब जो पीछे व्हीकल के पीछे आपके इंजन के पीछे जो लगा होता है, जिसके पास अपना खुद का पावर नहीं होता है, दूसरे में अटैच होके वो चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेलर कहते हैं। तो उसके रेयर साइड में और लेफ्ट साइड में ये होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ द ट्रैंकर कैरी डेंजरस एंड हैजार्डस। अगेन ये जो चीज़ें हैं जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर से हैं, जिसको कि मैंने पहले भी डिस्कस किया। तो जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर में जो एडिशनल कंडीशंस ऐड की गई हैं वहाँ पे ये ऐड किया गया है। बोथ साइड जो व्हीकल है और जो ट्रैंकर है उसके बैक साइड में ये चीज़ें मेंशन होना चाहिए अगर वो डेंजरस या हैजार्डस गुड्स कैरी कर रहा है। तो क्या क्या मेंशन होना चाहिए? क्लास लेवल, बेसिकली किस क्लास का है, उसकी डिटेल और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। कई बार मैंने डिस्कस किया है, उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ द एक्रोनिम्स ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये देखो यहाँ पे 3 वर्ड है। मैंने कई बार कहा कि इस टाइप के जब एक्रोनिम्स आते हैं तो आपको उसको ध्यान में रख लेना चाहिए, क्योंकि ये आसान से होते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो काफ़ी आसान होगा करना आपको। कन्फ्यूजिंग क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे और यहाँ पे जो लेटर की बात की गई है वो लेटर होता है इसमें 4, ठीक है। काफ़ी लोग कन्फ्यूज होकर इसको करेंगे जो अगर एक भी बार नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है ये। कहाँ पे यूज़ किया जाता है ये? फर्स्ट टैग में, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट टैग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये भी अगेन जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर से है। हमने फर्स्ट टैग पे 2 वीडियो जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर में डिस्कस किया हुआ है। तो अगेन आपको एक न्यूज़ और भी पता होगी कि कुछ टाइम में जितने भी टोल हैं उन सबको खत्म कर दिया जाएगा। टोल खत्म हो जाएगा इसका मतलब नहीं कि टोल टैक्स खत्म हो जाएगा। टोल और टोल टैक्स दोनों अलग चीज़ें हैं। अब टोल कैमरे के थ्रू लिया जाएगा, ठीक है। तो ये 5 ईयर की वैलिडिटी होती है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अगेन ये क्वेश्चन जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर से था।
मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मोटर व्हीकल। इसमें काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि कई सारी पीडीएफ मैं शेयर करता हूं, आप उसको पता नहीं क्यों इग्नोर कर देते हो। प्लीज़ जब भी मैं पीडीएफ शेयर करता हूं तो एटलीस्ट उसको आप ओपन करके एक बार देख लें। भले आपने पहले से उसको अगर देखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चूंकि नए लोग ऐड होते रहते हैं तो उनके लिए मैं कई बार जो पीडीएफ होती है रिपीट करके भेजता हूं। कई बार क्या होता है, लोग मुझे पर्सनल मैसेज करते रहते हैं कि ये पीडीएफ नहीं मिल रही है, इसलिए मैं दोबारा से भेज देता हूं। तो जो भी हो, मैं पहली बार भेजूं दोबारा भेजूं, आपको एक बार उसको ओपन करके देख ही लेना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मोटर व्हीकल यूज फॉर द कैरेज पैसेंजर 9 या उससे ज़्यादा के लिए म्युनिसिपल रोड जो होते हैं या फिर अंडर म्युनिसिपल एरियाज, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी स्पीड होती है 60 अंडर म्युनिसिपल एरिया। तो यहाँ पे कई सारी स्पीड होती है, जैसे एक्सप्रेसवे की हम बात करें तो एक्सप्रेसवे की होती है 100, अगर हम 4 लेन की बात करें तो ये होती है 80। तो ये सारे स्पीड आपको ध्यान रखने हैं। कुछ व्हीकल्स का तो ध्यान रख लो, एटलीस्ट जो पैसेंजर व्हीकल है उनका आप याद रख लो। जो गुड्स कैरेज है उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। पैसेंजर व्हीकल के बारे में इसलिए पूछा जाता है कि वहाँ पे लोगों की सेफ्टी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो पैसेंजर व्हीकल मतलब जो M कैटेगरी की व्हीकल्स है, और जो बाइक है मतलब L1 L2 कैटेगरी की जो हैं उनके बारे में तो आप ध्यान रख ही लेना। और दोनों से रिलेटेड मैंने यहाँ पे इसीलिए क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगेन आपके मोटरसाइकिल से रिलेटेड है। मोटरसाइकिल भी मैक्सिमम स्पीड पूछा गया है आपका 4 लेन पे। 4 लेन पे कितनी होती है मैक्सिमम स्पीड? 80 होती है। और जब आप स्पीड वाली पीडीएफ देखोगे तो वहाँ पे एक्सप्रेसवे में बेसिकली इंटर नहीं करने देते मोटरसाइकिल को ना, ये तो नाइंसाफ़ी है, खैर जो भी है। अगर म्युनिसिपल की बात करें तो अगेन इसकी भी स्पीड क्या होती है 60 होती है म्युनिसिपल रोड पे या फिर अदर रोड जो भी है 4 लेन को छोड़ के बाकी जो भी रोड है सब पे इसकी स्पीड क्या होती है 60 होती है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा गया था एमबीआई के, चांसेस हैं आगे भी पूछा जाएगा क्योंकि स्पीड से रिलेटेड है। और ये वो व्हीकल हैं जहाँ पे ह्यूमन बीइंग की सेफ्टी इन्वॉल्व होती है। गुड्स कैरेज का आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। मैक्सिमम मास ऑफ द कंप्लीट हेलमेट, अगेन ये स्टैट्यूटरी ऑर्डर से है, कितना होता है 1500। इसको भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप ध्यान रख लेना। इस टाइप के जो भी मैन सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट होनी चाहिए। बैकग्राउंड कलर ऑफ द व्हीकल नंबर प्लेट यूज बाय द होम बेस्ड डिप्लोमेट, अगेन ये जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर से है या फिर आपको मैंने डिस्कस भी किया हुआ है डिटेल में, सारे नंबर प्लेट के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए, चांसेज हैं कि वहाँ से एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो किस टाइप का होता है, बेसिकली लाइट ग्रीन होता है ये जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर या स्टैट्यूटरी ऑर्डर्स जो होते हैं उसमें ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे आप कहोगे कि सबको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, डेफिनेटली सबको इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है मैं उसी को डालता हूँ, बट ये वाला उन सब में इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है इसको क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। न्यू चेंजेस किए गए हैं। अब ये लाइसेंस इशू क्यों कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, बट स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट केवल गाइडलाइन निकालती है, लाइसेंस इशू करने का जुरिडिक्शन होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास जहां पे ये ऑपरेट हो रहे हैं। एग्रीगेटर मतलब क्या होता है आप सभी लोगों को पता है, हमने डिस्कस भी किया था। ओला उबर वाले जो टैक्सी चलाते हैं उसी को हम एग्रीगेटर कहते हैं, जो ढेर सारे टैक्सी को एग्रीगेट कर लें और कस्टमर को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं। एन एग्रीगेटर लाइसेंस वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया आंसर तो इसलिए आसान है, फिर भी कुछ लोगों ने गलत कर दिया यहाँ पे। क्यों गलत किया भाई? आप लोगों ने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। ठीक है, 5 ईयर होता है, 5 तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका प्राइमरी लैंग्वेज से रिलेटेड। देखिए प्राइमरी लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट 2 होती हैं, इंग्लिश और हिंदी, और एक प्राइमरी लैंग्वेज और ऐड किया जा सकता है अगर वो हिंदी स्टेट नहीं है तो वहाँ पे हिंदी की जगह पे जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसमें ऐप की बात कर रहे हैं हम, जो एग्रीगेटर का ऐप होगा उसकी प्राइमरी लैंग्वेज की, तो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज ऐड की जा सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 आप कह सकते हो प्राइमरी लैंग्वेज हो सकती हैं, डिपेंड्स ऑन कि जो एग्रीगेटर है वो किस में ऑपरेट करना चाह रहा है। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है पर्सन ड्राइविंग स्कूल बस, इसके ये भी बेसिकली आपके ऑर्डर से ही रिलेटेड है, मैंने इसको भी डिस्कस किया हुआ है पहले। 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप बेसिकली ड्राइविंग कर रहे हो स्कूल बस का। तो सिंपल क्वेश्चन है, स्कूल बस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था, हालांकि वो दूसरा था, बट आपको ध्यान रखना है कि जो भी इस टाइप की चीज़ें होती हैं आपके माइंड में होनी चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, ये थोड़ा मैंने ऐसे ही पूछ लिया है आपसे, ये डायरेक्टली आपके सीएमबीआर से रिलेटेड तो नहीं है, बट जो जीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें एनजीटी है, तो एनजीटी के कंट्रोल में आता है ये, जितना भी एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन है या जितना भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है सब एनजीटी की जुरिडिक्शन में आता है। चूँकि एनजीटी आपके सिलेबस में है तो मुझे ये क्वेश्चन दिख गया, मुझे अच्छा लगा, मैंने पूछ लिया। इसके पहले इससे मैंने वीडियो भी बनाया था, काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा, बट स्टिल काफ़ी सारे लोगों ने इसको गलत किया है। ये दिखाता है कि आप सभी लोग फॉलो नहीं करते हो ढंग से। ठीक है,
इस टाइप की चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। और बाकी जो लोग, जिन लोगों के सिलेबस में एनजीटी नहीं है, अगर वो भी जानते हैं तो अच्छी बात है। नॉलेज तो आपको एम्पावर करता है, जितना ज़्यादा नॉलेज हो अच्छी चीज़ है। किस जोन में आते हैं? बेसिकली रेड जोन में आते हैं। अब ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, ये एक पोल्यूशन इंडेक्स निकालता है कि कौन सी इंडस्ट्री का पोल्यूशन इंडेक्स कितना है। ये पोल्यूशन इंडेक्स 0 से लेकर 100 के बीच में दिया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है तो मैंने वहाँ पे बताया हुआ था। अब इन्होंने एक क्राइटेरिया फिट किया हुआ है। तो बेसिकली ये जो क्राइटेरिया है ये है रेड के लिए। रेड के लिए कितना होता है? 60 से ऊपर, मतलब आर बना दिया। तो अगर पोल्यूशन इंडेक्स जो है वो 60 से ऊपर है, 60 है, तो उसको हम रखेंगे रेड जोन में। इसके बाद जो ऑरेंज जोन होता है वहाँ पे 41 से लेके 59 का जो रेंज होता है दैट इज ऑरेंज। और अगर हम ग्रीन जोन की बात करें, ग्रीन जोन में आता है आपका 21 से लेके 40, और इससे कम का जो जोन होता है उसे हम रखते हैं वाइट जोन में। तो ये सारी चीज़ें आप अगर याद रखते हो तो वेल एंड गुड, ना भी रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ई कार्ड, ये सिंपल क्वेश्चन है, कई बार हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है। कहाँ पे दिया गया है इस सब चीज़ें? आपका जो CMBR है, CMBR का रूल 2 है, जहाँ पे डिफिनेशंस मेंशन की गई हैं वहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो। मोटर व्हीकल यूज फॉर द कैरेज पैसेंजर कंप्राइजिंग नॉट मोर देन 8 सीट्स इन एडिशन ऑफ द ड्राइवर ऑफ सीट इज अंडर, कौन सी कैटेगरी में आती है? तो कैटेगरी आपके व्हीकल की तो आपको याद होनी चाहिए। पैसेंजर की बात कर रहे हैं और कितने की? 9 से कम, नॉट मोर देन 9 सीट्स। तो ये बेसिकली आते हैं आपके M1 की कैटेगरी में। M2 की कैटेगरी होती है इससे ज़्यादा, मतलब 9 से ज़्यादा वाली। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ द स्मार्ट कार्ड इज यूज इन द ड्राइविंग लाइसेंस एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशन। अगेन आई थिंक सो कि इसको भी हमने जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर में कहीं पे डिस्कस किया हुआ है। ये भी चीज़ें इंसर्ट की गई हैं आपके CMBR में, तो इसको भी आपको पढ़ना है। क्या होती है साइज़? क्या होती है बेसिकली? साइज होती है दैट इज़ 85.6 mm। अब ये जो साइज़ है ना, ऐसा नहीं कि एकदम ये साइज़ फिक्स है, यही होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। बेसिकली आपका मिनिमम क्राइटेरिया है, इससे ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे भी +-2 दिया गया है, +-2 mm, और इसकी थिकनेस के बारे में कहा गया है कि 0.7 होनी चाहिए। तो ये बेसिकली क्राइटेरिया है आपके। आगे एक चीज़ और आपसे पूछा गया है लेटर के बारे में। ये तो आपका बेसिक है, आप सभी को पता ही होना चाहिए, मैंने कई बार कहा है और MCQ भी करवाया है इसके ऊपर। तो इसकी साइज़ क्या होती है? इसमें कुछ लोग कंफ्यूज इसलिए हुए हैं क्योंकि ऑप्शन ऐसा दिया गया, और ये ऑप्शन जानबूझ के ऐसा दिया गया है क्योंकि आप कभी कभी सम टाइम व्हाट हैपन कि जो सेक्शंस होते हैं या रूल होते हैं उनके इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वही चीज़ आपसे पूछ लिया जाएगा। आपने MBA के एग्जाम में देखे थे, एक ब्लैक फिल्म वाला था, वो आपके इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन था, डायरेक्टली नहीं था। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं कि आपको इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन पूछा जाए। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि जो हाइट होगा, लेटर जो H होगा, हाइट होगी, विड्थ और जो उसकी थिकनेस होगी, वो ये कहा गया है कि होगा 10:9:2 के रेशियो में। अब ये मिनिमम क्राइटेरिया है, तो इंटरप्रिटेशन यहाँ पे क्या हुआ कि मिनिमम क्राइटेरिया तो ये है, बट मैक्सिमम कोई क्राइटेरिया नहीं है। बड़ा आप कितना भी लगा सकते हो L, इससे छोटा नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारी साइज इससे क्या दी गई हैं, बड़ी दी गई हैं, छोटी तो दी नहीं गई कोई भी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल हो जाएगा। तो इस टाइप से जब आप रूल और सेक्शंस को पढ़ें तो ये ध्यान दे लें कि वो मिनिमम क्राइटेरिया मेंशन है या फिर मैक्सिमम क्राइटेरिया मेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द प्राइमरी टेस्ट ऑफ द लर्नर लाइसेंस। काफ़ी सारे लोगों ने सही किया है, करना भी चाहिए, बेसिक क्वेश्चन था इसलिए आप लोगों ने सही भी किया है। कहाँ पे मेंशन किया गया है ये सारी चीज़ें? आपका जो CMBR का रूल है 11A आई थिंक सो, वहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ पर्सन में भी अपीयर फॉर द ड्राइविंग टेस्ट, कितना टाइम के बाद अपीयर हो सकता है? 30 डेज। ये भी सारे लोगों को सही करना चाहिए था, कुछ लोगों ने गलत किया है, आई डोंट नो क्यों गलत किया है, उन लोगों ने एक भी बार नहीं पढ़ा होगा इसलिए। कहाँ पे मेंशन है? आपके CMBR के जो रूल है 15 के सेकेंड क्लॉज में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु कैन इशू द ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द ड्राइव अ डिफेंस व्हीकल। मतलब डिफेंस व्हीकल वो व्हीकल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रजिस्टर्ड होती हैं। अब यहाँ पे हम स्पेशली डिफेंस की बात कर रहे हैं। ये भी देखो इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन है। इंटरप्रिटेशन कैसे है? वैसे ही है जैसे कि इससे पहले हमने किया था। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर हम बात करें आर्मी की, तो आर्मी में मेजर या फिर उससे ऊपर की पोस्ट के लोग ये इशू कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम नेवी में बात करें तो जो लेफ्टिनेंट कमांडर होता है वो इशू कर सकता है। स्क्वाड्रन लीडर एयरफोर्स का अगर है या उससे ऊपर की पोस्ट है तो वो इशू कर सकता है। अब ये जो दोनों पोस्ट है आर्मी की पोस्ट है बेसिकली, और ये मेजर से छोटी पोस्ट होती हैं, तो ये लोग इशू कर नहीं सकते। ये भी आर्मी की पोस्ट है बट ये मेजर से ऊपर की पोस्ट है, तो ये भाई साहब इशू कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका ए। काफ़ी सारे लोग नन किए हैं, क्यों किए हैं आई डोंट नो। ये लोग किए हैं तो ये तो कंफ्यूज रहे होंगे, पढ़े नहीं होंगे, इसलिए उनको पता नहीं रहा होगा कि कौन सा है, तो तुक्का लगाए हैं। जय माता दी।
मुझे लगता है कि जिन्होंने नन किया है वो थोड़ा सा पढ़े रहे होंगे, उनको आइडिया रहा होगा, इसलिए उन्होंने नॉन ऑप्शन चूज किया, क्योंकि मेजर नहीं दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राउंड ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी मे डिस्क्वालीफाई द ड्राइविंग लाइसेंस। अब यहाँ पे कई सारे क्राइटेरिया दिए गए हैं, क्राइटेरिया को आप पढ़ लेना। 24 की हम बात कर रहे हैं तो ये मेंशन है आपके CMBR के रूल 21 में, पढ़ लेना आप। कई सारे क्राइटेरिया, यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया मैंने मेंशन किया है, तो यहाँ पे जय माता जी वालों का भी सही हो गया होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑल ऑफ अबव जब देखते हैं लोग तो उसको टिक कर देते हैं कि यही वाला होगा, और होता भी है, कई बार मैं नहीं भी देता हूँ तो आपको कन्फ्यूजन भी हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन 25 है, अगेन ये क्वेश्चन जो कि आपके स्कूल से रिलेटेड है, ट्रेनिंग स्कूल से रिलेटेड, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहने वाला है। गवर्नमेंट बहुत सारी प्लानिंग कर रही है कि आपने ट्रेनिंग कर लिया है तो ज़रूरत नहीं है आपको टेस्ट देने की, आप सिंपल ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सब इशू करो, ऑनलाइन वेरीफाई किया जाएगा, वेरिफिकेशन के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। मतलब अभी क्या होता है, अभी तो आप टेस्ट देने जाते हो ना, कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही है कि आपको टेस्ट देने जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस ट्रेनिंग ले लो, सर्टिफिकेट अपलोड कर लो, गवर्नमेंट मान लेगी कि आपको व्हीकल आती है। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे ये न्यूज़ में रहने वाला है, न्यूज़ में रहने वाला है, तो आपको इससे रिलेटेड रूल्स जो सेक्शंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल ये सारी चीज़ें होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मेंशन किया गया है आपके CMBR के रूल आई थिंक सो 31 में। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ड्राइविंग लाइसेंस इशू और रिन्यूड ऑफ द ड्राइव। अब ये क्वेश्चन है ई रिक्शा और ई कार्ड से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो फंडामेंटल डाउट है वो क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी के लिए अगर हम अकॉर्डिंग टू रूल बात करें कि आपका जो CMBR का रूल 16 है उसका जो सब क्लॉज 6 है वहाँ पे तो 3 ईयर दिया गया है, मगर रिसेंटली आप सभी को पता है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया गया 2019 में, और जहाँ पे व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी थी वो 3 ईयर से बढ़ा के 5 ईयर कर दी गई है। अब आप कहोगे कि उससे इसका क्या रिलेशन है, तो उससे इसका रिलेशन ये है कि जो आपका ई रिक्शा और ई कार्ड होता है ना, ये भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इसको आप वहाँ पे इसके डिफिनीशन में ही मेंशन किया गया है कि ये रेंट पे यूज़ किए जाएंगे। रेंट पे यूज़ किए जाने का मतलब है कि दे आर इन द ट्रांसपोर्ट कैटेगरी, तो डेफिनेटली इनका भी क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली इनकी जो लाइसेंस की वैलिडिटी होनी चाहिए वो 5 ईयर की होनी चाहिए। और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 5 ईयर कर रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटली आप इसको क्लेम कर सकते हो। हालांकि डायरेक्टली कहीं पे मेंशन नहीं है कि 5 ईयर होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू 2019 अमेंडमेंट अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है, 5 ईयर कर दी गई है 3 से, तो इसका भी ऑटोमेटिकली बढ़ गया है। भले हमारे CMBR में चेंजेज अभी नहीं आए हैं, गवर्नमेंट ने नोटिस नहीं किया है, क्या रीजन है, वॉट एवर दैट। जब कभी ऐसी कंट्रोवर्सी होती है तो चीज़ें आती हैं, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें क्या होती हैं, छूट जाती हैं। नेक्स्ट जो है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। ये क्वेश्चन मैंने कई बार पूछा है, इसलिए काफ़ी सारे लोगों ने सही भी किया है। कई बार क्या होता है इसमें डेट देके भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखें आप, ये होता है 1 ईयर या फिर आपके जो डोमेस्टिक लाइसेंस की वैलिडिटी है वो होगा। जो भी पहले इन दोनों में से आ जाएगा वो सही होगा। कहाँ पे मेंशन किया गया है आपके, वही CMBR का जो रूल 16 उसके सब क्लॉज 4 में। अब व्हीकल डीलर लुकिंग फॉर द ट्रेड सर्टिफिकेट ऑफ मोटरसाइकिल लाइट, यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं। अगेन ये इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन है, इंटरप्रिटेशन इन द सेंस कि अगर आप चाहोगे कि इसको डायरेक्टली हम देखें तो नहीं पता चलेगा। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं CMBR रूल 34 के सब क्लॉज 1 की, जहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि आप जितने भी कैटेगरी का ट्रेड सर्टिफिकेट लेना चाहते हो आपको हर कैटेगरी के लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 1। ट्रेड सर्टिफिकेट इफेक्टिव विद इन, कहाँ में इफेक्टिव होता है, हर स्टेट में इफेक्टिव होता है। मतलब ट्रेड तो भाई पूरी इंडिया में करोगे ना आप, ऐसा तो नहीं कि हर स्टेट के लिए अलग अलग आप जा रहे हो ट्रेड सर्टिफिकेट लेने, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। कहाँ पे मेंशन किया गया है, ये मेंशन किया गया CMBR का रूल 37। तो पूरे स्टेट में वैलिड होता है, कितने टाइम के लिए वैलिड होता है, ये होता है 12 मंथ के लिए वैलिडिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। ट्रेड सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको आना चाहिए, जो ट्रेड सर्टिफिकेट का रूल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल परचेज इन पब्लिक ऑक्शन। हालांकि ये इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने पहले भी आप लोगों को दिए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे भी डाला हुआ है कि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड रूल भी ध्यान रखना है। रूल क्या है, CMVR का रूल 57 सब क्लॉज 1, जहाँ पे कहा गया है कि जो व्हीकल है अगर आप पब्लिक ऑक्शन में खरीदते हो तो ओनरशिप ट्रांसफर तो करनी पड़ेगी पहले किसी और के नाम से। आपने नीलामी में खरीद लिया तो वहाँ पे आपको 30 डेज के अंदर फॉर्म 32 फिलअप करना होता है। गवर्नमेंट एक और प्लान कर रही है कि जो स्क्रैपेज पॉलिसी लाई जाएगी
उसमें बहुत बड़ा रोल इन सब व्हीकल्स का भी है कि आपने देखे होंगे पुलिस स्टेशन में, पुलिस हेडक्वार्टर में, तहसील में दुनिया भर की व्हीकल्स सड़ रही हैं, उसको कोई लेने वाला नहीं। केस हो गया एक बार, पता नहीं केस कोई हारा जीता वट एवर दैट, क्या ऑर्डर्स आए, तो वो पड़ी हुई हैं ऐसे। तो गवर्नमेंट अब ये भी अथॉरिटी दे दी है कि जो ऑक्शनिंग अथॉरिटी है अगर वो चाहती है कि इन सारे व्हीकल को स्क्रैपेज में डाल दिया जाए तो वो डाल सकते हैं, और डेफिनेटली ये चाहेंगे क्योंकि इनके ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर आएगा कि भाई रॉ मटेरियल क्रिएट होगा, इसके वजह से ये इनका कुछ यूज होगा, खड़ी खड़ी सड़ रही है, क्या करेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, एग्जम्प्टेड फॉर द व्हीकल रजिस्ट्रेशन दैट है, किन लोगों को एग्जाम किया गया है CMVR के रूल 33 के हिसाब से, जो मैन्युफैक्चरर हैं, डीलर हैं, टेस्टिंग एजेंसीज हैं, इन सभी लोगों को एग्जाम किया गया है। बट किस केस में एग्जाम किया गया है, जब इनके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होगा तब। मतलब ये क्या है, ये बताना पड़ेगा इनको कि ये जो बिजनेस है ऑटोमोबाइल का उसमें है, चाहे वो सेल में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, टेस्टिंग में हो, वट एवर दैट। तो यहाँ पे देखो डीलर लिखा गया है बट परमिट लिखा गया, परमिट की जगह पे क्या होना चाहिए, ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए ना इनके पास। ट्रेड सर्टिफिकेट रहेगा तो व्हीकल को रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा। अब बेचारे ये कितनी व्हीकल रजिस्टर करते फिरेंगे अपने नाम से जब इनको बेचना है, तो इसलिए इनको ट्रेड सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, हालांकि ये वाला तो सबके लिए सही है, मैन्युफैक्चरर सही है, डीलर भी सही है, टेस्टिंग एजेंसी भी सही है, बट जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे जो फिल करना है वहाँ पे ट्रेड आएगा, परमिट नहीं आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, टूरिस्ट परमिट व्हीकल सेल नॉट अलाउड टू रिमेन आउटसाइड। काफ़ी सारे लोगों ने सही किया और अच्छी बात है, करना चाहिए आप लोगों को। जो आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, अगेन हम बात कर रहे हैं CMVR के रूल 85 के सब क्लॉज 3 की, जहाँ पे मेंशन किया गया भाई आप अपने व्हीकल को आउट ऑफ स्टेट कितने दिनों तक रख सकते हो, दैट इज 3 मंथ। रामू यूजिंग हिज टूरिस्ट व्हीकल एज ए स्टेज कैरेज। नहीं भैया, कोई भी टूरिस्ट व्हीकल को आप स्टेज कैरेज यूज नहीं कर सकते कि जाके किसी दो शहर के बीच में आप कुछ पैसेंजर को चढ़ाए फिर उतार दिए, इस टाइप की चीज़ें इनवैलिड होती हैं। जो CMVR का रूल 85 का सब क्लॉज 6 है उसको ये वायलेट करती हैं, ठीक है। तो ये वायलेट कर रहे हैं CMVR को। हालांकि रूल्स इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहाँ पे आपको रूल्स या फिर सब क्लॉज नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि इतना याद नहीं रहता। तो सिंपली यहाँ पे जो ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ये क्या कर रहे हैं, CMVR के रूल को वायलेट कर रहे हैं। सर्कल डायमीटर ऑफ द टूरिस्ट वर्ड पेस्टेड ऑन द एक्सटीरियर बॉडी ऑफ टूरिस्ट व्हीकल इन केस ऑफ द मोटर कैब। ध्यान रखना यहाँ पे मोटर कैब मेंशन किया गया है। तो मोटर कैब के केस में आपने पढ़ा होगा CMVR का रूल 85A कितना होता है, 25 सेंटीमीटर का डायमीटर। सिंपल चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, नेशनल परमिट ऑफ मल्टी एक्सल गुड कैरेज व्हीकल एज्यूम टू बी इनवैलिड इफ व्हीकल अटेंड 15 ईयर। किसकी बात कर रहे हैं हम, मल्टी एक्सल गुड कैरेज की। कहाँ पे मेंशन किया गया है, ये मेंशन किया गया है CMVR के रूल 88 के सब क्लॉज 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैंने मेंशन किया है इससे रिलेटेड जो भी CMVR है उसको भी आप एक बार जरूर पढ़ लेना, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है। द ओवरऑल विड्थ ऑफ द कंबाइंड हार्वेस्टर सेल नॉट एक्सीड। देखिए ये हार्वेस्टर की बात कर रहे हैं, आपने देखे होंगे मशीन काफ़ी बड़ी होती हैं जो हार्वेस्टिंग करती हैं। बेसिकली खेत में आप देखोगे तो काफ़ी चौड़ी होती हैं, रोड पे पतली हो जाती हैं, तो वो फोल्डेबल बनाया जाता है ताकि रोड पे कोई टर्बुलेंस क्रिएट ना हो। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, ये 3 मीटर तक हो सकती हैं। हाँ, अगर आप रोड पे देखोगे एक्सपेंड करके वो बड़ी हो जाती हैं, बट जो मैक्सिमम विड्थ होती है रोड पे चलने के लिए वो बताया गया है 3.3 मीटर, मतलब वो फोल्डेबल बनाई जाती हैं स्पेशली इंटेंसली। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं CMVR के रूल 93 के 1B का, ठीक है। 93 में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे रिक्शा का कितना होना चाहिए, कैब का कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। बट कुछ का तो आपको याद रखना चाहिए, बहुत सारे हैं बट कुछ आप याद रखना, कुछ का मैंने यहाँ पे दे भी दिया है। द ओवरऑल लेंथ ऑफ द ई रिक्शा ई कार्ड शेल नॉट एक्सीड। ओवरऑल लेंथ की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना आप, लेंथ कितना होती है, दैट इज 2.8, ठीक है। ये कहाँ पे मेंशन है, अगेन ये 93 का जो सब क्लॉज 2 का जो क्लॉज है 9 क्लॉज है उसमें मेंशन किया गया है। अगेन इसको आप पढ़ लेना, बट ये याद रखना बेसिकली, क्योंकि ये थोड़े से अलग हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल विदाउट न्यूमेटिक टायर कितना, 25। ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि टायर से रिलेटेड हैं ये। तो 38 का जो अगेन आपका 93 है, 93 में मैंने कोशिश किया कि जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा है मैं उसके क्वेश्चन डाल दूं। तो 93 का ये हम बात कर रहे हैं सब रूल 3 के 2 का। 39 आप जो क्वेश्चन है आपका, द ओवरऑल लेंथ ऑफ द एयरपोर्ट बसेस, अगेन ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे, 93 का C है ये,
आप ध्यान रख लेना इसका भी, मतलब CMBR रूल 93 की मैं बात कर रहा हूँ। 93 से काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल मस्ट माउंटेड विद द पार्किंग लाइट। अब ये अगेन थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन है, ऑप्शन को भी मैंने मॉडिफाई किया हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखोगे जो आपका CMBR का रूल 109 है, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को छोड़ के बाकी सारी व्हीकल में पार्किंग लाइट होनी चाहिए। तो ये क्या होते हैं, 2 व्हीलर की कैटेगरी में आते हैं ये, तो ये आते हैं 4 व्हीलर की कैटेगरी में, क्योंकि M कैटेगरी की व्हीकल की डिफिनेशन आप देखोगे तो मिनिमम 4 व्हीलर लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे पार्किंग होनी चाहिए। तो अब ये इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बट फिर भी 80% लोगों ने सही किया है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगेन यहाँ पे रिवर्स की बात की गई है। यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि 2 और 3 व्हीलर को छोड़ के बाकी सब में रिवर्स गियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लो आप, ई कार्ड लिखा गया है, ये 3 व्हील स्पेशल बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल होती है, ये बाइक होती है। तो बाकी M की क्या होती है, 4 व्हीलर होती है। 4 व्हीलर में क्या होना चाहिए, आपके पास रिवर्स गियर होना चाहिए। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ऑल ऑप्शन दिया गया है, बट काफ़ी सारे लोगों ने इसको चूज़ नहीं किया है, क्योंकि जहाँ पे भी ऑल लिखता हूँ मैं, फट से लोग क्या करते हैं, टिक मार्क करते हैं। द डायरेक्शन इंडिकेटर लैंप इन द व्हीकल शैल बी, किस कलर का होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन इंडिकेटर, रिवर्स गियर इंडिकेटर, ठीक है, साइड इंडिकेटर, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। किस कलर का होना चाहिए, अंबर कलर का। किस में मेंशन किया गया है, आपके CMBR के रूल 102 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डायरेक्शन इंडिकेटर लैंप इन द व्हीकल मस्ट बी इलुस्ट्रेटेड। इस पे 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं और मुझे लगता है ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो फ्लैशिंग पर मिनट कितना होना चाहिए, फ्लैश कितना करना चाहिए, तो वो है मिनिमम 60 और मैक्सिमम है आपका 120। कहाँ पे मेंशन किया गया है, CMBR के अगेन रूल 102 के फर्स्ट क्लॉज में ही मेंशन किया गया है, तो पढ़ लेना आप, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है रेट्रोफिटिंग से रिलेटेड, ये आपका बात करता है CMBR का रूल 115D, जहाँ पे मेंशन किया गया है कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए आप किसी भी व्हीकल में रेट्रोफिटिंग करवाते हो तो ये सारे कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। मतलब ये बात कर रहे हैं कि जो व्हीकल का वेट होना चाहिए, ग्रॉस व्हीकल वेट दैट इज़ 3500 kg से कम होना चाहिए, गैसोलीन व्हीकल्स होनी चाहिए, इमिशन का जो नॉर्म्स करेंट नॉर्म्स है उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस हैं, तो आपको ध्यान रखना है, रूल्स भी पढ़ लेना है। हु हैव अथॉरिटी टू इशू द क्वालिटी सर्टिफिकेट ऑफ द व्हीकल। अगेन इसमें मैंने गलती से ये ऑप्शन सेलेक्ट किया था, बाद में मैंने देखा तो इसको चेंज किया। मैन्युफैक्चरर होता है, बेसिकली हम कौन से रूल की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं रूल CMBR के 127 की, साफ साफ वहाँ पे मेंशन किया गया है, तो मैन्युफैक्चरर होगा। टेस्टिंग ऑफ प्रोटोटाइप, अगेन ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा हुआ है, यहाँ पे भी रिपीट किया हुआ है कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं अगर कहीं पे मेंशन है। कहाँ पे मेंशन है ये, 20216 में मेंशन किया गया है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरर क्या होगा, एक फिटनेस सर्टिफिकेट, एक क्वालिटी सर्टिफिकेट, रोड वर्थनेस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगा जो व्हीकल उसने मैन्युफैक्चर किया है उसका। तो कब से ये चालू हुआ है, बेसिकली 1993 के अमेंडमेंट से, क्योंकि उससे क्या होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। वो बना के दे रहा है कि ये रोड पे चलने के लायक है, इसकी क्वालिटी सही है, तो अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो जिम्मेदार कौन होगा, मैन्युफैक्चरर होगा। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय क्लास 1, आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास लेवल की बात करता है आपका CMBR का रूल 137, आप ध्यान रख लेना। फ्लेमेबल, टॉक्सिक, एक्सप्लोसिव, करोसिव, ये 4-5 जो हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, इनका जो आप लेवल भी ध्यान रख लेना, किस लेवल कैटेगरी में आते हैं, इनके प्रेजेंट करने का जो कलर होता है वो क्या होता है, बैकग्राउंड कलर होता है वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तो ध्यान रख लेना इसको आप। लेवल 1 में आता है जो एक्सप्लोसिव होता है, और बाकी जो लेवल 2, उसी तरीके से लेवल 4, 3, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप पढ़ लेना एक बार डिटेल में सारी चीज़ों को। इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट व्हीकल कैरी डेंजरस एंड हैजार्ड गुड्स, ड्राइवर शुड इन्फॉर्म टू, ड्राइवर किसको इन्फॉर्म करेगा, पहले तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करेगा, फिर जो ओनर ऑफ द व्हीकल है उसको इन्फॉर्म करेगा। इन दोनों को इन्फॉर्म करने की जरूरत है, ये नहीं जो कंपनी केमिकल मैन्युफैक्चर करती है जिसको लेके जा रहा है उसको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। कौन बताता है इसके बारे में, CMBR का रूल 136 बताता है कि ड्राइवर की ड्यूटी क्या है अगर वो एक्सीडेंट कर देता है तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आपको। इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल फिक्स ऑन द व्हीकल कैरिंग डेंजरस और हैजार्ड गुड्स हैविंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, देख के अभी आपको पता चल रहा होगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे तो होती हैं, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है। CMBR के रूल 134 की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे मेंशन है कि इंफॉर्मेशन पैनल पे क्या क्या मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, बैकग्राउंड कलर टू डिस्प्ले द पॉइजन गैसेस आर, क्या होती हैं, व्हाइट। तो बैकग्राउंड कलर भी आप याद रख लेना, टॉक्सिक का हो, पॉइजन हो, एक्सप्लोसिव हो, तो कौन सा बैकग्राउंड कलर होता है ध्यान रख लेना आप लोग।
तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड लक।